तो हेलो 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 हेलो। आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी से, क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो इस वीडियो की। तो तब तक जब तक आप लोग अपने दोस्त को लिंक शेयर कर रहे हो, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो हम तब तक बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमारा चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिया हमने, एसआई यूनिट सिस्टम पढ़ लिया कि 1971 में किस प्रकार से जो हमारे यूनिट सिस्टम को निर्धारित किया गया, और जिसमें से 7 फंडामेंटल या जिसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम अपन ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एंड एम्पियर। इस तरह करके हमारी 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, और 2 हमारी जो हमारी थी, कौन सी क्वांटिटी? 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसमें आती है थीटा जो कि एंगल्स को प्रदर्शित करते हैं, एंड हमारी होती है दूसरी, हमारी होती है क्या? थीटा हो गई, एंड दूसरी हमारी क्या थी? हमारी सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जिसको अपन ओम से दिखाते हैं। तो इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, एंड इसके बाद हमने बात की थी डायमेंशंस की। तो डायमेंशन क्या होती है? जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगी होती है उसको अपन डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, कि अपन पढ़ रहे थे कि जो अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही अपन केवल ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई यूनिट हमारी x है तो प्लस y है इक्वल टू, अगर 2x है ऐसा कुछ करके, तो जो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों ऐड हो रही हैं, इसका मतलब ये दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। एंड और दूसरा हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे कि x इंटू वाई मान लो करो, तो या फिर स्पीड, जैसे स्पीड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि स्पीड किस किस से मिलकर बना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नहीं सॉरी, स्पीड जो हमारी हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी क्या कहती है? जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम जो हमारा हो गया जिसको t से। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से हमारी मिलकर बनी है, क्योंकि हमने दोनों फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया है। तो एक हमारा डिस्टेंस है, एक हमारा टाइम है, तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली जो कि हमारी स्पीड हो गई। इसी तरह से हमने बात किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये सब आर डायमेंशन लेस होते हैं। फिर इसके बाद तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। तो हमारा क्वेश्चन था v इक्वल टू ए ई माइनस वी टी। ठीक है, v इक्वल टू ए ई माइनस वी टी हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, होप आप लोग से बन गया होगा। तो इसमें अपन को क्या निकालना था कि इसमें अपन को निकालना था डायमेंशन ऑफ a क्या होगी एंड डायमेंशन ऑफ b क्या होगी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ b क्या होगी, तो हम पहले डायमेंशन ऑफ b निकाल लेते। तो डायमेंशन ऑफ b निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो हमें जो पता है, ये जो e माइनस वाला फंक्शन है, ठीक है, ये जो हमारा e माइनस बी टी वाला फंक्शन है, ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसको कि ई माइनस बी टी हमारा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। अगर ई हमारा डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो हमारा ई माइनस बी टी भी हमारा शुड भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो जब ई माइनस बी टी डायमेंशन लेस होगा तो बी टी को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। इसीलिए अपन बी टी को लिख सकते हैं बी टी इक्वल टू डायमेंशन लेस। और बी टी को डायमेंशन लिख दिए तो बी की वैल्यू आ जाती है 1/t। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी t की पावर -1। तो ये हमारी b की यूनिट आ गई। ठीक है, a को कैसे निकालेंगे? ए को निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि जो हमारा ए है वो भी के इक्वल होता है, क्योंकि अब ये इक्वल में है। ठीक, मतलब ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल में है तो जो ए की डायमेंशन होगी वही वी की डायमेंशन होगी। तो वी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं ए। ठीक है, वी की डायमेंशन इक्वल टू ए की डायमेंशन, दोनों बराबर होंगी। वी को क्या होती है? वी की डायमेंशन क्या होती है? एस अपॉन टी। वी की डायमेंशन होती है एस अपॉन टी, और ये बट इसको बराबर कर दो ए के। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होता है? एस को एल से दर्शाते हैं, टी को उधर, तो दोनों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू ए हो गया, तो हमारी ए की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस वन। ठीक है, तो हमारी ए की डायमेंशन आ गई एल टी की पावर -1। ए की डायमेंशन आ गई एल टी की पावर -1। ठीक है, तो ए होप आप लोग से बन गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे। अगर अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सेम क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अब आपको लगाना है, ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब मान लो अपन इसको लगाते हैं, जैसे कि आप लोग ले लो कि अगर कोई क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, तो साथ साथ में लिखना। ठीक है, साथ साथ में लिखना, साथ साथ में लिखना। ठीक है, तो इफ़ क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्वेश्चन है
ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर होता है, ठीक है, एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बी टी, ठीक है, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको इसमें फाइंड करना है कि डायमेंशन ऑफ, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा एंड डायमेंशन ऑफ क्या कहते हैं बीटा क्या होगी, ठीक है, अल्फ़ा होगी कितनी होगी और डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगी। अब ये दोनों को आपको निकालना है, तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगी। अब ये दोनों को आपको निकालना है, तो 10 सेकंड का समय ले लीजिए और निकालिए, तब तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है। तो 10 सेकंड में ले लो या फिर स्क्रीन को पॉज कर दो, मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करता हूँ। तो f माइनस साइन बीटा, तो पहले अपन बीटा निकालते हैं, जितने भी हमारे, सबसे पहले सॉल्व करो जो हमारे लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं। तो साइन बीटा टी लिखा हुआ है, तो साइन बीटा टी लिखा हुआ है, तो क्योंकि लॉगरिदमिक फंक्शन जो होते हैं हमारे साइन बीटा टी, क्योंकि हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अगर साइन बीटा टी डायमेंशन लेस होगा तो बीटा टी इक्वल टू डायमेंशन लेस, अगर वो डायमेंशन लेस होगा तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/t, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी t की पावर -1, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी t की पावर -1, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू f/v स्क्वायर साइन बीटा टी, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एफ अपॉन साइन बीटा टी होता है, ठीक है। तो साइन बीटा टी तो हमारा क्या है, क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस है, तो इसको छोड़ दो। तो अब बचा क्या, अल्फा अपॉन एफ अपॉन वी स्क्वायर, तो अल्फ़ा इक्वल टू एफ की क्या होती है, m1 l1 टी की पावर -2, m1 l1 टी -2, वी की क्या होती है, एल टी की पावर -1, तो इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो एल टी की पावर -2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा L2 T -2, L2 T -2, तो T -2 से T -2 कट जाएगा एंड L से L कट जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी m L की पावर -1, ठीक है, m L की पावर -1, m L की पावर -1, अरे ये L2 हो गया था ना, ये L2 हो गया था, ठीक है, ये L2 हो गया था, इसको गुणा करने के बाद तो एक L से एक L कट गया, तो बचा क्या, एक L बचा, तो एक L ऊपर गया, तो m L की पावर -1, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में अगर जाएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये एक और क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को आप लोग करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, सॉरी, क्वेश्चन है अरे यार पेन नहीं चलती कभी कभी, ये पेन को क्या हो गया भाई साहब, पेन को क्या हो गया, चलने लगेगी ये कभी कभी इसकी बैटरी ना, तो क्या हो जाता है। तो अब क्वेश्चन लिखो, v इक्वल टू ax, v इक्वल टू क्या हो गया, ax प्लस b ऑन c माइनस टी, ठीक है, ax अपॉन, अरे इसको मिटा दो, दोबारा लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, v इक्वल टू ax प्लस b अपॉन c माइनस टी, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है ax प्लस b माइनस टी। तो इसमें अपन को बताना है डायमेंशन ऑफ a क्या होगी, डायमेंशन ऑफ b क्या होगी एंड डायमेंशन ऑफ c क्या होगी। व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन b एंड डायमेंशन c, वेयर v इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, एंड x इक्वल टू क्या है हमारा पोजीशन एंड t इक्वल टू क्या है हमारा टाइम। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं डायमेंशन ऑफ c। तो हमें पता है क्योंकि ये अपॉन में दी हुई है, अगर c माइनस टी अपॉन में है, ठीक है, तो अगर c माइनस टी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से माइनस में, तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही अपन फिजिकल क्वांटिटी को ही अपन माइनस एंड प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो c की डायमेंशन होगी वही t की डायमेंशन होगी, जो t की डायमेंशन होगी वही c की डायमेंशन होगी, तो जो t की डायमेंशन होगी वही c की डायमेंशन होगी, ठीक है, ठीक है। तो t की डायमेंशन क्या होगी, t1, इसीलिए c की डायमेंशन हो गई t, ठीक है, इसीलिए c की डायमेंशन हो गई t। अब दूसरा निकालते हैं, c की डायमेंशन हमें मिल गई, अब डायमेंशन ऑफ b निकालते हैं। अब क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ b जो हमारा b माइनस सी माइनस टी हमारे प्लस में है, तो अगर ये प्लस में है तो जो v की डायमेंशन होगी वही b माइनस सी माइनस टी की डायमेंशन होगी, तो v इक्वल टू b अपॉन सी माइनस टी करेंगे, v इक्वल टू b अपॉन सी माइनस टी करेंगे। तो जो v की डायमेंशन क्या होती है, L1
टी की पावर -1 एंड बी अपॉन सी टी होता है। तो बी की वैल्यू अपॉन सी माइनस टी क्या है, अपन ने निकाला था, जो सी की डायमेंशन होगी वही टी की डायमेंशन होगी, जो कि आती है टी, ठीक है, जो कि आती है टी। अब क्योंकि जो कि बी डायमेंशन होगी वो टी की डायमेंशन होगी, तो अब टी को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, टी की पावर -1, तो आ जाता है L1, केवल आ जाएगा टी की पावर, ये टी से ये टी कट जाएगा, तो क्या कितना बचेगा, b इक्वल टू एल की पावर 1, ठीक है। तो b इक्वल टू एल की पावर 1 आ गया। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ ए की। डायमेंशन ऑफ ए की बात करेंगे तो जो ए एक्स है वो जो v की डायमेंशन होगी वही ए एक्स की डायमेंशन होगी। तो जो v की डायमेंशन, तो अपन इसको लिखेंगे, जो v की डायमेंशन होगी वही ए एक्स की डायमेंशन होगी, जो v की डायमेंशन होगी वही ए एक्स की डायमेंशन होगी। तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, v अपॉन एक्स इक्वल टू ए, जो v अपॉन एक्स इक्वल टू ए। तो v हमारा क्या होता है L1 t माइनस वन, L1 t की पावर -1 एंड x हमारा क्या होता है L1, ठीक है, x हमारा होता है L1 इक्वल टू ए। तो L1 से L1 कट गया तो बचा a की डायमेंशन आ गई t की पावर -1। तो ये हमारा है आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है। पहले एक और क्वेश्चन, आप सब लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लो, इसके बाद मैं जो है एलन की मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, किसी टेलीग्राम पे, तो आप लोग उससे पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जैसे कि अपन लोग एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इफ़ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो आप लोग को बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी एंड ओमेगा की वैल्यू होगी। अब क्योंकि अपन पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते तो ज़्यादा सही रहता है। तो जो साइन ओमेगा टी हमारा क्या है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो लिखो, जो साइन ओमेगा टी होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी डायमेंशन, तो साइन डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो ओमेगा टी को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो ओमेगा टी शुड बी डायमेंशन लेस। जब ओमेगा टी भी डायमेंशन हो जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/t। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर -1, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। फिर अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को निकालनी है अब एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा है, जो एक्स की जो ए की वैल्यू होगी, वो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। जो ए की वैल्यू होगी वही एक्स की वैल्यू होगी, जो ए की डायमेंशन फार्मूला होगा वही एक्स का डायमेंशन फार्मूला होगा, जो ए का डायमेंशन फार्मूला होगा वही एक्स का डायमेंशन फार्मूला होगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा L1, जो ए की डायमेंशन होगी वही एक्स की डायमेंशन होगी। अब चलते हैं एक आज की एक टॉपिक की ओर जिसका नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सभी लोग हेडिंग डाल लो, क्या है टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस की जरूरत अपन को क्यों पड़ती है, क्योंकि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए हमको डायमेंशन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो किसी का नाम सुरेश है एंड किसी का नाम मुकेश है। अब डायमेंशन एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है कि सुरेश को घर से जाके बोला गया कि जाओ 5000 ग्राम जो है शक्कर लेके आओ, और ठीक है, और वही मुकेश जो था, ठीक है, मुकेश ही नाम था ना, नाम लिया था, चलो जो भी नाम हो, तो जो मुकेश था उसको घर से बोला गया कि 5 किलो जो हमारी 5 किलोग्राम है वो शक्कर लेके आओ, ठीक है। वो 5000 ग्राम शक्कर लेने गया, वो 5 किलोग्राम शक्कर लेने गया। तो दुकानदार से जब वो बोलेगा मुझे 5000 ग्राम शक्कर दे दीजिए, तो दुकानदार उसको सेम अमाउंट ऑफ शक्कर देगा, ठीक है। और जो 5 किलोग्राम की लेने गया था उसको भी सेम अमाउंट ऑफ शक्कर देगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट का कन्वर्जन होता है किलोग्राम से ग्राम में, इसके एप्लीकेशन को अपन डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में चेंज करने के एप्लीकेशन को इसमें स्टडी किया जाता है। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें किलोग्राम से ग्राम में जाके हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो सके, इसलिए हमने इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, वी नीड, ठीक है, वी
वी नीड टू थिंग्स, ठीक है, वी नीड टू थिंग्स। वो दो चीज़ क्या होती है, पहला हमारी होती है वो दो चीज़ें क्या होती हैं, पहली हमारी वो चीज़ होती है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दूसरी होती है उसकी यूनिट। यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अपन फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, वेयर एन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, वेयर एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वेयर एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वेयर एन इज इक्वल टू है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या हो गया उसकी न्यूमेरिकल, एन इज इक्वल टू क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू इज इक्वल टू क्या हो गया यूनिट, ठीक है, यू इज इक्वल टू क्या हो गया उसकी यूनिट, ठीक है। तो अब एन अपॉन यू हो गया। अब मान लो कि हमारे पास कोई डायमेंशन है यू की हमारे पास कोई डायमेंशन है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है यू की कोई डायमेंशन है एम ए, ये ए है, ठीक है, MALB TC, ये कोई हमारे पास डायमेंशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, तो क्योंकि हमको पता है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हमारे पास एक डायमेंशन हो गई, ये यानी कि मान लो यहाँ पे ये 5 किलोग्राम इंटू ये जो है 5000 ग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है, 5000 ग्राम, 5000। तो N1 हमारा ये 5 हो गया, U1 हमारा kg हो गया, तो N2, तो हमेशा हमें N2 को निकालना है कि कितने किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इतने किलोग्राम में इतना ग्राम होते हैं, तो उसको कहते हैं N2। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। अब N1 U1 अपॉन U2 हो गया। तो अब मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है MALBTC, ठीक है, तो N2 की वैल्यू हमें पता चल गई N1 U1 अपॉन N2। तो इसको N2 के टर्म में कैसे लिखेंगे, इसको N2 के टर्म में लिखेंगे N2 इक्वल टू N1। अब N1 की जगह अब N1, अब U1 अपॉन U2 हमारा M हो सकता है, L हो सकता है एंड टाइम हो सकता है, ठीक है। तो इसको उसके टर्म में लिख दो M1 अपॉन M2। अब जो M की पावर होती है, मास की पावर, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है L1 अपॉन L2, जिसको अपन B लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर L1 और L2 की वैल्यू B है, एंड इसके इसी तरह इसमें लिखेंगे T1 अपॉन T2, इसकी वैल्यू कितनी है, C है, ठीक है, T1 एंड T2 की वैल्यू C है। तो अब इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है कि हमें जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो लिख लो जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, एंड जिसको पूछा होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। एंड जिसको पूछा होता है अब पूछे वाले को, ठीक है, पूछे वाले को क्या किस में लिखते हैं, नीचे, पूछे वाले को नीचे लिखते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है। जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो केवल कन्वर्ट वाले को याद रखो, जिसका पूछा होता है मतलब वो तो दिया ही रहता है, जिसका पूछा होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब क्या है, जैसे कि इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन मान लो कि हम मोस्टली हमने कॉमन लाइफ में देखा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी डाइन, ठीक है, 1। तो पहला क्वेश्चन मैं खुद से करवाया, तो जो 1 न्यूटन होता है ये MKS में होता है, MKS में फोर्स की यूनिट होती है जो कि SI यूनिट होती है, न्यूटन, ठीक है। एंड जो डाइन होता है वो हमारा CGS में होता है, जो कि फोर्स की CGS यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो हमें पूछा है N2 पूछा है, N1 दिया हुआ है, एंड हमें निकालना है N2 की वैल्यू, यानी कि ये क्या अमाउंट ऑफ डाइन होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो हमें ये निकालना है। तो स्टेप 1 हमें क्या करता है, स्टेप 1 हमें कहता है कि सबसे पहले उसकी डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकालो। तो फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये फोर्स की यूनिट है दोनों, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन निकालो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। F इक्वल टू M, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो M की वैल्यू क्या होती है, M को M से ही लिखेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, और फिर वेलोसिटी को अगर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो M पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा, ठीक है।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो ये हमारे मास हो गया। ठीक है, तो मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, मास को किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, हमें पता है, तो किलोग्राम पर मीटर, सॉरी यहाँ पे किलोग्राम आएगा, मास को किलोग्राम, तो यहाँ पे इसको किलोग्राम लिखें, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो किलोग्राम को किस में लिखेंगे, एम। ठीक है, ठीक है, एम। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को किस में लिखते हैं, एल में, तो ये हो गया एल, एन टी की पावर -2, m1 l1 टी की पावर है, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, m1 l1 t -2। ठीक है, m1 l1 t -2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, तो स्टेप टू में क्या करते हैं कि n2 निकालते हैं। ठीक है, हमें स्टेप 2 में n2 को निकालना होता है, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1/u2। ठीक है, n1 u1/n1 m1 u1/u2। ठीक है, सॉरी, तो n1 u1/u2 हो गया। ठीक है, n1 u1/u2, थोड़ी सी मैसेज आ गया था। तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 u1, तो n1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, तो n1 इक्वल टू क्या हो गया, u1/u2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, m1/m2, m1/m2 की पावर कितनी थी, उसमें डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन हमारा क्या हुआ था, क्या आया था, m1l1 t की पावर -2, t की पावर -2, हमारे पास ये डायमेंशन आएगी, तो m1 की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह से लिखेंगे l1/l2 की पावर 1, इसी तरह से क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा हमारा t1/t2 की पावर -2। ठीक है, तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n1 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1, तो n1 इक्वल टू m1। अब मास दिया है, तो अभी हमने पढ़ा जिसको चेंज करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, n जो दिया, मतलब जो जिसको हमें बदलना होता है उसको नीचे करना होता है। ठीक है, क्या था, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर रख देते हैं, एंड जिसको पूछा होता है उसको नीचे रख देते हैं, जिसको पूछा होता है उसको नीचे रखना है अपन को। तो अब क्या पूछा है हमें, पूछा क्या है हमें कि डाइन वाला पूछा है, तो डाइन जो कि हमारा CGS यूनिट है, जिसका पूछा होता है उसको नीचे रखना है। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस तरह से सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हमें, यानी CGS वाले दिया, CGS वाले दिया है, SI यूनिट दिया है, हमें CGS में चेंज करना है जो दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, किलोग्राम। तो जिसको पूछा होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो m1/m2, तो m2 में किसको पूछा है, तो CGS में चेंज करना है, तो CGS में सेंटीमीटर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ग्राम, तो यहाँ पे होगा किलोग्राम। ठीक है, उसी तरह से लेंथ के टर्म में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा होगा सेंटीमीटर, तो ऊपर क्या होगा, मीटर। ठीक है, मीटर। उसी तरह से T1 एंड T2, तो T1 को सेकंड, इसको भी सेकंड। ठीक है, अब क्या है हमारा l1 t -2, तो इसमें इसकी पावर आ जाएगी 1, इसकी पावर आ जाएगी 1, इसकी भी पावर आ जाएगी, इसकी भी पावर आ जाएगी 1, इसकी पावर आ जाएगी -2। ठीक है, तो अब n1 की वैल्यू हमें दी हुई है कि n1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, n1 की वैल्यू हमारे पास 1 दी है, क्योंकि 1 न्यूटन है ना, और किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1×3 ग्राम। ठीक है, 10⁻³ ग्राम, और नीचे भी ग्राम है। ठीक है, नीचे भी ग्राम है, ऊपर भी ग्राम है, इसी, अब इधर हो गया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और सेकंड से सेकंड यहीं पे कट गया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, ग्राम से ग्राम काट दो। ठीक है, ग्राम से ग्राम काट दिए, तो हमारे पास क्या बन जाता है, n2 इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², तो 10⁵। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, 10⁵5 डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵5 डाइन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵5 डाइन। अब
एक क्वेश्चन आपको करना है, इसके बाद अपन क्लास को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और एक टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1 जूल को आपको कन्वर्ट करना है अर्ग में, ठीक है। तो करिए 1 जूल इक्वल टू अर्ग में, 1 जूल इक्वल टू अर्ग में चेंज करना है। तो अब जूल को अर्ग में करना है तो वही रूल लगाना है। जूल किसकी होती है? वर्क की। सबसे पहले डायमेंशन निकाल दो वर्क की। तो वर्क को क्या कहते हैं? W इक्वल टू एफ इंटू एस कहते हैं। W इक्वल टू एफ इंटू एस। फोर्स की यूनिट हमें पता है m1 L1 T माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट की होगी L1। तो क्या हो जाएगा m1 L2 T की पावर माइनस 2, m1 L2 T की पावर माइनस 2। हमारे पास ये आ गया। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, ठीक है, कितने अर्ग होते हैं ये हमें पता करना है। m1 L2 T माइनस 2 स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में अपन n2 की वैल्यू निकालते हैं। तो n2 इक्वल टू क्या होता है? n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। अब इसको लिख लो, n2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, ठीक है, 1। अब u1 इक्वल टू क्या कितना होगा? m1 अपॉन m2 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह से लिखना है L1 अपॉन L2 की पावर 2। इसी तरह से लिखना है T1 अपॉन T2 की पावर माइनस 2, ठीक है। ये हो गया। अब सॉल्व कर लो। 1 इंटू, अब किसको दिया है? जूल को। तो जूल हमारी होती है SI यूनिट एंड के अर्ग हमारी होती है CGS यूनिट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्राम, क्योंकि मास वाला पूछा ना, तो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीटर, ठीक है, मीटर की पावर 2 है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा जाएगा सेकंड, यहाँ पे हमारा सेकंड की पावर माइनस 2। तो ये तो अभी से यहीं पे कट गए, ठीक है। तो अब बचा क्या? अब 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो वही 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। इसको कर लो 10 की घाते 2, सॉरी 1 किलोग्राम बराबर 1000, 10 की घाते 3, तो 1 मीटर बराबर 10 की घाते 2, तो ये सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। इसकी पावर 2 हो गई, ठीक है। तो कितना आंसर आया हमारा? इसके बाद इसी का आगे है कितना आंसर आया? तो 1, इसको ऐसे लिख लो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, कितना आया? 10 की घाते 4 यहाँ पे। तो 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, 10 की घाते 4 3 7, तो 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो होप अब आपको एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप घर से करके लाइएगा। तो क्वेश्चन है, कन्वर्ट करिए इसको, करके लाना। कन्वर्ट करो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को SI सिस्टम में, ठीक है, SI सिस्टम में। इसके ऑप्शन आप लोग लिख लो कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है इसके आंसर, ठीक है। इसके किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएंगे। पहला ऑप्शन क्या आएगा? 100, दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? 300, तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? 400, चौथा ऑप्शन कितना आएगा? 500, ठीक है। तो आपको बताना है इसको कल। तो ये हमारा क्या हो गया? होमवर्क, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो उसको क्या कर देना? लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अपन रोज़ इस तरह अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ी सी फास्ट रखेंगे क्योंकि अपन को फालतू की पंचायत नहीं करनी है। अपन को सीधे कॉन्सेप्ट सीखना और नीट में सिलेक्शन लेना है, या अपने जो अपन का 11th है उसको बेस अपने अच्छे से मजबूत करना है, ताकि अपन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो अपना बेस मजबूत रहे, ठीक है। तो इसी के साथ सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।